गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके पेपर फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स में हमने इंट्रोडक्टरी एक लेक्चर ले लिया था जिसमें थर्मोडायनेमिक्स की डिफरेंट टर्म्स के बारे में, डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में हमने देखा था। इसमें एक टर्म और हम देखते हैं आज, एनसेम्बल। एनसेम्बल किसे कहेंगे? देखिए, हमने सिस्टम्स की बात करेंगे। इसमें कोई भी सिस्टम लेंगे जिसकी हम डिफरेंट स्टेट्स का स्टडी करेंगे, अलग अलग उसके एक्सटर्नल या इंटरनल पैरामीटर्स पे। तो उसकी स्टेट जो है किसी भी सिस्टम की या बॉडी की स्टेट डिपेंड करती है कि उसके पैरामीटर्स क्या हैं, लाइक उसका टेम्परेचर क्या है, उसका प्रेशर क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, कितनी एनर्जी है उसके पास। तो ये जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं ये किसी सिस्टम की स्टेट को डिसाइड करते हैं। तो अगर किसी एक, मान लीजिए किसी बॉक्स में मैंने बिल्कुल एक ही सेम स्टेट वाले सिस्टम्स को रखा है, जैसे डिफरेंट ए बी सी इस टाइप से सिस्टम मैंने लिए और उनकी जो स्टेट्स हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हैं। दैट मीन ए सिस्टम का टेम्परेचर अगर T है, प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, एनर्जी E है। सिस्टम B का टेम्परेचर T है, प्रेशर P है, वॉल्यूम V है और एनर्जी E है। मतलब कि उनमें किसी भी डिजिट के बाद में किसी भी प्लेस का कोई वेरिएशन नहीं है, किसी भी एरर नहीं है किसी भी तरह की। तो दैट मीन वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सिस्टम्स हैं। और जिस जगह ये सारे के सिस्टम्स जो सेम एग्जैक्ट सेम सिस्टम्स हैं ये कंटेन्ड होते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम समुच्चय कहते हैं। मतलब कि ये समुच्चय क्या होता है? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सिस्टम्स का एक ग्रुप होता है। जैसे हम समुच्चय पढ़ते थे, सेट पढ़ते थे मैथ्स में। सेट क्या होता था? डिफरेंट क्वांटिटीज़ का क्या होता था? एक ग्रुप होता था ना, ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड सेट। सेट होता था, वो किसी लॉ के तहत एक ग्रुप में रहते थे। तो यहाँ पर क्या हमारा कंडीशन क्या लगी हुई है कि सिस्टम्स जो है वो सेम, उनके स्टेट सेम होनी चाहिए। ठीक है, एक ये हमारा टॉपिक बच गया था। सो हमने एनसेम्बल के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं इसमें, स्थूल निकायों में अन्योन्य क्रिया, इंटरेक्शंस ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। तो देखिए यहाँ पे हमने दो सिस्टम्स लिए हैं, ए और ए प्राइम। ये जो ए डैश है इसे हम प्राइम कह रहे हैं। ए एंड ए प्राइम हमारे पास दो सिस्टम्स हैं, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स हैं। ठीक है, ए और ए प्राइम जब इंटरेक्शन करते हैं, ए और ए प्राइम के बीच में हम इंटरेक्शंस देख रहे हैं, इनके बीच में कोई अन्योन्य क्रिया हो रही है। और हमने देखा था कि अन्योन्य क्रिया क्या होती है कि जब कोई सिस्टम दूसरे सिस्टम से इन्फ्लुएंस होता है या प्रभावित होता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरेक्शन। तो ए और ए प्राइम के बीच में जब इंटरेक्शन होती है तो उनसे जो संयुक्त निकाय बन रहा है, दैट मीन कि उसका जो रिजल्टेंट, उसका जो परिणामी सिस्टम हमें मिल रहा है, दैट इज़ ए स्टार। ए स्टार है। जैसे हम बात करें कि ए कोई एक गैस है और ए प्राइम दूसरी गैस है, तो दोनों गैसेस को हमने मिला दिया, मिक्स कर दिया, तो गैसेस के पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो अब जो गैस फाइनली हमें मिली वो ए स्टार है। ये संयुक्त निकाय है। तो ये संयुक्त निकाय हमने यहाँ पर माना है कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है, विलगित निकाय है। और विलगित निकाय क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम आउटर एटमॉस्फेयर से, मतलब खुद के अलावा बाहर का जो भी एटमॉस्फेयर है, जो भी कोई सिस्टम बॉडी है, उससे किसी भी तरह का विनिमय नहीं करता है, चाहे एनर्जी का हो, चाहे कार्य का हो, चाहे पार्टिकल्स का हो, किसी भी तरह का एक्सचेंज नहीं करता है। और देखिए, एक्सचेंज नहीं होगा तो इसकी ऊर्जा क्या रहेगी? संरक्षित रहेगी। तो इसलिए आइसोलेटेड सिस्टम की ऊर्जा क्या रहती है? संरक्षित रहती है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर हमारा डिस्क्रिप्शन दे दिया। नेक्स्ट देखते हैं हम कि माना बिफोर इंटरेक्शन, जब इंटरेक्शन नहीं हो रहा तो सिस्टम एक ही एनर्जी EI बार, बार का मतलब है कि जो ऊर्जा है वो हमने औसत ऊर्जा ली है, EI बार है, I फॉर इनिशियल मतलब प्रारंभिक। तो ए सिस्टम की प्रारंभिक ऊर्जा EI बार है। इसी तरह से ए प्राइम सिस्टम की प्रारंभिक ऊर्जा EI बार प्राइम है। हम यहाँ पे प्राइम लगा रहे हैं, जो डैश आप बोलते हैं इसे हम प्राइम कह रहे हैं। आफ्टर इंटरेक्शन, जब इनके बीच में क्रिया हो गई, अन्योन्य क्रिया हो गई, उसके बाद जब ए और ए प्राइम सिस्टम्स हैं, उनकी जो फाइनल ऊर्जा है वो ए की क्या है? EF बार।
और ए प्राइम की क्या है, ई एफ बार प्राइम। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ए स्टार मेरा क्या है, विलगित निकाय है। ए स्टार क्या है, विलगित निकाय है। जो सिस्टम मेरा आफ्टर इंटरेक्शन जो बना है वो क्या है, आइसोलेटेड है। लेकिन सिस्टम के अंदर जो दो सिस्टम्स थे ए और ए प्राइम, वो तो आपस में ऊर्जा का विनिमय कर सकते हैं। अंदर जो भी सिस्टम रहेंगे वो किसी भी तरह का विनिमय पॉसिबल है, लेकिन सिस्टम के बाउंड्री के बाहर कोई भी विनिमय नहीं होगा। इसलिए इनकी फाइनल एनर्जीज हमने क्या मानी है, ई एफ बार और ई एफ बार प्राइम। ठीक है, चूँकि संयुक्त निकाय की कुल ऊर्जा नियत रहती है, ये हमने माना है, तो इंटरेक्शन से पहले की एनर्जी, तो कुल एनर्जी वो इक्वल होनी चाहिए इंटरेक्शन के बाद वाली कुल एनर्जी के। तो ई आई बार प्लस ई आई बार प्राइम शुड बी इक्वल टू ई एफ बार प्लस ई एफ बार प्राइम होनी चाहिए। इस तरह हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास आया ए सिस्टम की एनर्जी में परिवर्तन प्लस ए प्राइम सिस्टम की एनर्जी में परिवर्तन। उन दोनों का योग क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि सिस्टम जो ए स्टार है उसकी कुल एनर्जी में परिवर्तन क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इससे आप क्या समझते हैं, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि किसी घर में मान लीजिए दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को 10 रुपये दिए, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को 10 रुपये दिए हैं, लेकिन वो पैसा घर में ही रहा, घर के बाहर के किसी व्यक्ति को नहीं दिया। तो ए व्यक्ति के पास से 10 रुपये चले गए और बी व्यक्ति को 10 रुपये प्राप्त हो गए, लेकिन बाहरी किसी व्यक्ति से ना तो उन्होंने पैसे लिए हैं ना दिए हैं। तो जो घर हो गया मेरा दैट इज़ ए स्टार हो गया, और जो दोनों व्यक्ति हैं वो ए और ए प्राइम हो गया। पहले की जो इंटरेक्शन से पहले जब उन्होंने पैसे का लेन देन किया, उससे पहले उनकी जो मनी है वो ए के पास 10 रुपये हैं और बी के पास 0 रुपये हैं। लेकिन आफ्टर इंटरेक्शन, आफ्टर लेन देन, ए व्यक्ति के पास 0 रुपीज़ हो गए और बी व्यक्ति के पास 10 रुपीज़ हो गए। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर सिस्टम ए की एनर्जी में चेंज प्लस सिस्टम बी की एनर्जी में चेंज, ओवरऑल चेंज कितना रहा, 0 रहा। तो सामान्यतः ए व ए प्राइम दो प्रकार से अन्योन्य क्रिया कर सकते हैं तथा बाह्य प्राचल द्वारा प्रभावित हो सकते हैं। ये देखिए कि दो तरह की इंटरेक्शंस की हम बात करेंगे। एक तो ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया, मेनली दो ही तरह की अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। एक तो होती है ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया जिसमें बाह्य प्राचल नियत रखे जाते हैं, बाह्य प्राचल नियत रहेंगे। जैसे मतलब ये हुआ कि हम हमारी तरफ से सिस्टम को किसी भी तरह का पैरामीटर चेंज नहीं कर रहे हैं। सेकंड हो गया रुद्धोष्म या यांत्रिक अन्योन्य क्रिया। इसमें बाह्य प्राचल परिवर्तित करेंगे, जैसे वॉल्यूम हुआ, प्रेशर हुआ, इसको हम चेंज करेंगे और फिर दोनों सिस्टम्स में इंटरेक्शंस होंगी। तो देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कितने तरह की अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। तो देखिए बेसिकली तो दो तरह की हो गई, ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया और रुद्धोष्म या यांत्रिक। ऊष्मीय मतलब थर्मल इंटरेक्शंस, रुद्धोष्म या यांत्रिक मतलब एडियाबैटिक या मैकेनिकल। ठीक है, इसमें सेकंड हम ले रहे हैं ऊष्मा रोधन या ऊष्मीय विलकन। देखिए जब ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया हो रही है उसमें ऊष्मा का आदान प्रदान होगा। अगर हम उस ऊष्मा के आदान प्रदान को भी रोक देंगे या बीच में हम कोई ऐसी शीट लगा देंगे थर्मल इंसुलेटर, तो क्या होगा, ऊष्मा का आदान प्रदान भी रुक जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड थर्मल आइसोलेशन। थर्ड हमारी जो अन्योन्य क्रिया होती है वो होती है रुद्धोष्म या यांत्रिक अन्योन्य क्रिया। इसमें क्या होता है, कार्य का आदान प्रदान होता है बाय चेंजिंग ऑफ प्रेशर, बाय चेंजिंग ऑफ वॉल्यूम। फोर्थ हमारी होती है व्यापक अन्योन्य क्रिया, जिसमें हम दोनों ही अन्योन्य क्रियाओं का ओवरऑल इफेक्ट देखेंगे, ऊष्मीय का भी और रुद्धोष्म का भी। फिफ्थ होती है अत्यणु व्यापक क्रिया, जो कि व्यापक क्रिया का ही एक केस है। इसमें जो ऊष्मा का चेंज होगा या ऊष्मा का आदान प्रदान होगा वो बहुत ही सूक्ष्म होगा। तो अगर बहुत सूक्ष्म लेवल की हम बात करते हैं तो वहाँ हम अत्यणु व्यापक अन्योन्य क्रिया बोल देते हैं इसे। तो हम वन बाय वन इनको समझेंगे। फर्स्ट हम ले रहे हैं ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया। इसमें हम बाह्य प्राचल को कांस्टेंट रखते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि हम बाह्य जो प्राचल है हमारे लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ये जो प्रेशर है, प्रेशर को हम अपनी तरफ से चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, एनर्जी हम बाहर से दे सकते हैं, तो उसको हम
चेंज नहीं कर रहे हैं, हम बाह्य प्राचल को कांस्टेंट रख रहे हैं। ऊर्जा स्तर अपरिवर्तित रहे, सिस्टम के जो ओवरऑल एनर्जी लेवल्स होंगे वो चेंज नहीं होते हैं, तो निकाय में होने वाली अन्योन्य क्रिया ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया होती है। इसमें क्या होता है, एक सिस्टम मतलब कि पूरा जो ए स्टार है मेरा, उसमें जो सिस्टम्स हैं दो, ए और ए प्राइम, वो उसमें से एक सिस्टम अपनी ऊष्मा दूसरे को दे देगा और दूसरा उतनी ऊष्मा ग्रहण कर लेगा। तो देखिए, एक की ऊर्जा में वृद्धि होगी और दूसरे की ऊर्जा में कमी होगी। तो ऊर्जा में वृद्धि किसके रूप में हो रही है, ऊष्मा के रूप में। यहाँ ये ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह का इंटरेक्शन हो, किसमें आदान प्रदान ऊर्जा का ही होगा, आदान प्रदान तो ऊर्जा का होगा, लेकिन किसके रूप में होगा, हो सकता है कि वो ऊष्मा के रूप में हो सकता है कि वो कार्य के रूप में हो। तो फाइनली आदान प्रदान किसका हो रहा है, ऊर्जा का हो रहा है। तो ऊर्जा में जो वृद्धि यहाँ मिल रही है वो किसके रूप में मिल रही है, ऊष्मा के रूप में। तो अगर कोई सिस्टम ऊष्मा का अवशोषण करेगा तो ऊर्जा में वृद्धि होगी, तो उस वृद्धि को हमने कह दिया प्लस क्यू। ऊर्जा में जो कमी हो रही है वो हो रही है ऊष्मा के उत्सर्जन के इक्विवेलेंट, दैट इज हमने मान लिया क्यू प्राइम, उसको हमने कितना माना है, क्यू प्राइम। तो ये हमने अभी देखा कि अन्योन्य क्रिया में जो टोटल एनर्जी चेंज होता है, चेंज इन एनर्जी, वो क्या होता है, टोटल सम उसका ज़ीरो होता है। डेल्टा ई बार प्लस डेल्टा ई बार प्राइम शुड बी इक्वल्स टू ज़ीरो। दोनों सिस्टम्स की जो एनर्जी है उसमें परिवर्तन का योग जीरो होना चाहिए, क्योंकि मेरा जो ओवरऑल सिस्टम ए स्टार है वो आइसोलेटेड माना है मैंने। तो यहाँ पर हमने माना डेल्टा ई बार को मैंने ऊष्मा का अवशोषण मान लिया प्लस क्यू, एंड डेल्टा ई बार प्राइम को मैंने ऊष्मा का उत्सर्जन प्लस क्यू प्राइम मान लिया। तो ओवरऑल जो चेंज होगा क्यू प्लस क्यू प्राइम ज़ीरो के इक्विवेलेंट होगा। तो क्यू प्राइम क्या आ गया, माइनस क्यू। इसका मतलब समझिए, अगर पॉजिटिव ऊष्मा हम कह रहे हैं ऊष्मा का अवशोषण, तो नेगेटिव ऊष्मा क्या होगी, ऊष्मा का उत्सर्जन। और ऊष्मा का उत्सर्जन इक्विवेलेंट आ रहा है माइनस क्यू, इसका मतलब उतनी ही ऊष्मा उत्सर्जित हो जाएगी जितनी की अवशोषित हुई थी। तो जितनी ऊष्मा सिस्टम ए अवशोषित करेगा उतनी ही ऊष्मा सिस्टम ए प्राइम उत्सर्जित करेगा। ऊर्जा स्तर अपरिवर्तित रहते हैं एंड एवरेज एनर्जी विल चेंज, एवरेज एनर्जी विल चेंज ड्यू टू चेंज इन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ ये बात ध्यान रखिए कि जो सिस्टम के एनर्जी लेवल्स हैं वो तो अपरिवर्तित रहते हैं, लेकिन एवरेज एनर्जी चेंज हो सकती है क्योंकि एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन से क्या समझते हैं कि एनर्जी का जो डिफरेंट लेवल्स में जो एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे पहले लेवल को कितनी एनर्जी मिली, दूसरे को कितनी मिली, तो हो सकता है कि एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन इस बार चेंज हो जाए, लेकिन ओवरऑल जो एनर्जी लेवल है वो अपरिवर्तित रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है थर्मल इंसुलेशन, ऊष्मारोधन या ऊष्मीय विलगन। बाह्य प्राचलों को स्थिर रखेंगे, इसमें सेम वही थर्मल इंटरेक्शन का ही एक केस है। इसमें बाह्य प्राचल को स्थिर रखा, लेकिन दोनों जो सिस्टम्स हैं उनके बीच में हमने एक ऊष्मारोधी पदार्थ की शीट लगा दी, जैसे एस्बेस्टोस या फाइबर ग्लास। किसी भी तरह का हम थर्मल इंसुलेटर यूज़ ले सकते हैं इसमें, और उन्हें ऊष्मारोधित बनाया जा सकता है। तो देखिए, पहले से ही क्या था कि किसी भी तरह का विनिमय नहीं हो रहा था, केवल ऊष्मा का विनिमय हो रहा था, लेकिन हमने ऊष्मारोधित अगर शीट लगा दी तो ऊष्मा का विनिमय भी रुक जाएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड थर्मल इंसुलेशन इंटरेक्शन। अब कहने का मतलब यहाँ पर किसी भी तरह की इंटरेक्शन नहीं हो रही है। तो ये जो सभी प्रक्रम होते हैं ये रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाते हैं। प्रक्रम कौन से कहलाएंगे, जो प्रोसेस हो रही है वो क्या हो रही है, एडियाबैटिक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा का विनिमय ज़ीरो है। और एडियाबैटिक भी क्या होते हैं, जहाँ पर ऊष्मा का लेन देन ज़ीरो होता है, दैट इज़ कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेसेस। तो नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया, या इसे यांत्रिक अन्योन्य क्रिया भी कहते हैं, एडियाबैटिक और मैकेनिकल इंटरेक्शन। अभी हम समझेंगे कि इसको मैकेनिकल इंटरेक्शन क्यों कहते हैं। देखिए, पढ़ते हैं इसे। बाह्य प्राचलों में परिवर्तन परस्पर अन्योन्य क्रिया कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ये शॉर्ट में लिखा हुआ है कि बाह्य प्राचलों में परिवर्तन करेंगे हम यहाँ पे अपनी तरफ से, तो क्या होगा, सिस्टम अन्योन्य क्रिया करेंगे और ऊर्जा का विनिमय कर सकते हैं। जो दोनों सिस्टम हैं वो अन्योन्य क्रिया करेंगे और ऊर्जा का विनिमय करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऊष्मा का विनिमय ज़ीरो होगा।
यहाँ पर ऊष्मा का विनिमय हम क्या ले रहे हैं, ज़ीरो ले रहे हैं। ऊष्मा का विनिमय, ऊर्जा का जो विनिमय होगा वो ऊष्मा के रूप में नहीं होना चाहिए। तो किस रूप में होगा देखिए, तो रुद्धोष्म रूप से विलगित निकाय में, जो हमने अभी थर्मल इंसुलेशन पढ़ा उसी तरह से हम यहाँ पर एक थर्मल इंसुलेटर शीट लगा देंगे और क्या करेंगे, माध्य ऊर्जा में वृद्धि होगी अगर, तो स्थूल निकाय पर किया गया स्थूल कार्य कहलाता है। तो निकाय की माध्य ऊर्जा में जो कमी आ रही है वो स्थूल निकाय द्वारा किया गया स्थूल कार्य माइनस डब्ल्यू होगा। ये समझिए, इसमें क्या होगा कि ऊष्मा का विनिमय तो ज़ीरो होगा, लेकिन ऊर्जा को चेंज किस तरह से करेंगे, या ऊर्जा का विनिमय किस फॉर्म में होगा, वर्क की फॉर्म में होगा। ये जो ऊष्मा का विनिमय होगा ये वर्क की या कार्य की फॉर्म में ऊर्जा का विनिमय करेंगे, इसलिए इसे मैकेनिकल इंटरेक्शन हम कहेंगे। इसमें बाह्य प्राचल परिवर्तित कर सकते हैं और ऊष्मा का विनिमय ज़ीरो रखेंगे। निकाय की माध्य ऊर्जा में कमी किसके बराबर आएगी, स्थूल निकाय द्वारा किया गया स्थूल कार्य, क्योंकि स्थूल निकाय या सिस्टम अगर कार्य करेगा तो उसकी ऊर्जा में कमी आएगी। चूँकि डेल्टा ई बार प्लस डेल्टा ई बार प्राइम इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, तो W प्लस डब्ल्यू प्राइम, एक सिस्टम ने जो कार्य किया उसको हमने W मान लिया और दूसरे सिस्टम को जो कार्य मिला उसे हमने W प्राइम मान लिया। उन दोनों में जो परिवर्तन का सम है वो ज़ीरो होना चाहिए, तो W प्राइम हमारे पास आ जाएगा माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू प्राइम इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। अतः रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया में किसी एक निकाय पर किया गया कार्य दूसरे निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, तो एक निकाय तो कार्य करेगा और दूसरे को कार्य मिलेगा, इसका मतलब एक की निकाय की एनर्जी में तो कमी आएगी और दूसरे निकाय की एनर्जी उतनी ही बढ़ जाएगी। रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया बाह्य प्राचलों में परिवर्तन से पॉसिबल है और इससे क्या होगा, कुछ ऊर्जा स्तरों में परिवर्तन आ सकता है। तो इसमें क्या होता है, कुछ ऊर्जा स्तर परिवर्तित हो सकते हैं। इसे यांत्रिक अन्योन्य क्रिया भी कहते हैं क्योंकि ये ऊर्जा का विनिमय कार्य के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें व्यापक अन्योन्य क्रिया। सामान्यतया फर्स्ट व सेकंड प्रोसेसेस संभव नहीं होती। देखिए क्यों नहीं होती, क्योंकि ये जो थर्मल इंटरेक्शन है विदाउट वर्क, थर्मल जो इंटरेक्शन हो रही है विदाउट चेंजिंग इन वर्क एनर्जी, या फिर जो यांत्रिक अन्योन्य क्रिया हो रही है विदाउट चेंजिंग इन हीट, तो ये बिल्कुल आइडियली पॉसिबल नहीं होती है। ये सिर्फ हम लैब कंडीशंस में इसे फुलफ़िल कर सकते हैं, लेकिन जनरली ये प्रोसेसेस पॉसिबल नहीं होती हैं। तो ऐसी स्थिति में अन्योन्य क्रिया करने वाले निकायों की माध्य ऊर्जा में कुल परिवर्तन दोनों प्रकार की अन्योन्य क्रियाओं के द्वारा होता है। मतलब कि दोनों ही अन्योन्य क्रियाएं एक साथ ही घटित होती है, ऊष्मीय भी और यांत्रिक भी। तो जो टोटल एनर्जी में चेंज आएगा वो किसके इक्विवेलेंट आएगा, W प्लस Q। कार्य के रूप में भी एनर्जी विनिमय होगी और ऊष्मा के रूप में भी एनर्जी विनिमय होगी। तो Q क्या है, बाह्य प्राचल नियत रखकर माध्य ऊर्जा में परिवर्तन है और W बाह्य प्राचल परिवर्तित करके माध्य ऊर्जा में परिवर्तन है। यह निकाय पर किए गए स्थूल कार्य के बराबर होती है। तो Q क्या हो गई, E माइनस डब्ल्यू, Q इक्वल्स टू E माइनस डब्ल्यू। देखिए यहाँ पर E माइनस डब्ल्यू है और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो हम पढ़ते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, दैट इज E प्लस डब्ल्यू। Q इक्वल्स टू क्या होता है, E प्लस डब्ल्यू। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो मैंने E माइनस डब्ल्यू लिखा है उसमें जो W है वो सिस्टम पर किया गया कार्य है, और सिस्टम पर जब कार्य किया जाता है तो वो क्या लेते हैं, हम नेगेटिव लेते हैं। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज़ नेगेटिव। ये सब जो साइन का है ना, W ऊष्मा और इंटरनल एनर्जी और कार्य, इन तीनों के साइंस कहाँ पॉजिटिव होंगे कहाँ नेगेटिव होंगे ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फाइनली हमें जो Q का फॉर्मूला मिला है वो क्या मिला है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम ही है। तो ठीक है, नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में लेंगे बाकी की जो भी प्रोसेसेस हैं और इसे पिस्टन के एग्जाम्पल से भी इनको समझेंगे। थैंक यू।